हेलो फ्रेंड, दिस इज सुशील एट ट्रैवल मेनिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की। अगर आपको थाईलैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि फ़्लाइट, वीज़ा, स्टे, प्लेसेस टू विजिट, फूड, सिम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो शुरू से एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैंने जब ये थाईलैंड ट्रिप किया था उसके बेसिस में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर आप दिल्ली से बैंकॉक की तरफ जा रहे हैं तो आपको फ़्लाइट मिल जाती है 10 से 12 हज़ार की रेंज में, वन साइड वाली। अगर कोलकाता से आप फ़्लाइट लेते हैं तो शायद ये और सस्ती हो सकती है। तो आप स्काई स्कैनर के थ्रू चीप फ़्लाइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इस साल मैं थाईलैंड गया हूँ वाया कंबोडिया। तो और कंबोडिया से जब मैंने थाईलैंड के लिए फ़्लाइट पकड़ी थी वो मुझे 7 हज़ार के आसपास पड़ी थी। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो एयरपोर्ट हैं, एक डॉनम्यूंग एयरपोर्ट और एक सोनभूमि एयरपोर्ट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वीज़ा की। वैसे तो जब मैं गया था तब वीज़ा के मैंने चार्जेस पे किए थे जो कि 2000 बात था। लेकिन अभी रिसेंटली एडवाइजरी आई है नवंबर में, जिसके अकॉर्डिंगली फ्री वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं थाईलैंड का, जो कि 30 डेज तक वैलिड रहता है। याद रखिएगा, इसकी लास्ट डेट 10th ऑफ मे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। अगर आप मेरी तरह कंबोडिया से थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं और बाय लैंड जाना चाहते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया अपनी पुरानी वीडियोस में, उसकी डिटेल्स आप ऊपर लिंक देख रहे होंगे पूरी प्लेलिस्ट का कंबोडिया का, तो यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, अगर आप बाय लैंड जा रहे हैं थाईलैंड कंबोडिया से तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके पास वीज़ा ऑन अराइवल की स्टैम्प नहीं है बॉर्डर पे। तो मेक श्योर अगर आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हैं और या कंबोडिया से आप थाईलैंड जा रहे हैं तो मेक श्योर फ्लाइट के थ्रू ही जाइए, ताकि आपको वीज़ा ऑन अराइवल, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल सके। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लेसेस टू विजिट की। वैसे तो पूरा थाईलैंड ही घूमने लायक है सही बताऊं तो, लेकिन मोस्टली इंडिया से जो टूरिस्ट जाते हैं वो तीन चार जगह ही जाते हैं, जैसे कि हो गया पटाया, बैंकॉक और फुकेट, कराबी। यही डेस्टिनेशन होती है जो कवर की जाती है। मैंने अपनी ट्रिप में जो सीखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप हफ्ते भर का प्लान कर रहे हैं थाईलैंड का तो 3 दिन आप बैंकॉक में, 4 दिन पटाया में आप बिता सकते हैं। ये दोनों ही डेस्टिनेशन घूमने वाली है। लेकिन अगर आपको फुकेट की तरफ जाना है तो ये मैं बता दूं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो तीनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे ही हफ्ता भर है तो आप उस हफ्ते में या तो पूरा फुकेट कराबी घूम सकते हैं, या तो इस तरफ जाके आप बैंकॉक और पटाया घूम सकते हैं। अगर आप बैंकॉक और पटाया जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो स्टे लेना होगा, पटाया में आप स्टे ले सकते हैं नियर वॉकिंग स्ट्रीट। और अगर आप बैंकॉक में स्टे लेना चाहते हैं तो खावसन रोड पे आप स्टे ले सकते हैं। इन जगह को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के पास सारे आपको टूर ऑपरेटर्स मिल जाएंगे, साइट सीइंग मिल जाएंगे, और यहीं पर ही आपको अच्छी नाइट लाइफ बिताने को भी मिल जाएगी। तो ये दो हॉट स्पॉट हैं। अगर आप इन दो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो इसी के नियर बाय आप स्टे ले सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं, अगर आप पटाया में रह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वाइट इन होटल है वहाँ पे, वो ले सकते हैं। बिल्कुल जस्ट 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है वॉकिंग स्ट्रीट से। और मेरे रिव्यू बहुत अच्छे हैं। जब मैंने ठहरा था वहाँ पे तो मैंने 650 बात पे किए थे पर डे के, जो कि करीब 1300-1400 रुपये के आसपास हो गए। यही जब मैं खावसन रोड पे रुका था तो वो वहाँ पे मैंने बंक बेड हॉस्टल लिया था, जिसका चार्ज कुछ 200 रुपये, सॉरी 200 बात पर नाइट था। तो आप खावसन रोड पे अगर रह रहे हैं तो बंक बेड हॉस्टल में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिम की। जैसे कि सबको मालूम ही है एयरपोर्ट पे सिम महंगी होती है। लेकिन अगर आप बैंकॉक सिटी में आ रहे हैं और वहाँ पे प्रतुनम मार्केट के आसपास है जहाँ मैं था बंक बेड हॉस्टल में, वहीं नियर बाय मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली थी सिम के बारे में, तो मुझे 200 बाट में सिम मिल गया था जो कि हफ्ते भर तक वैलिड था। और इसमें मुझे एक अनलिमिटेड डेटा भी मिल गया था। अगर यही सिम आप एयरपोर्ट के आसपास से लेते हैं तो 350 या 400 बाट भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इन सिटीज़ में अगर ठहर रहे हो तो किस तरह के ट्रांसफ़र आप ले सकते हो। तो अगर आप कैब के थ्रू सारा अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ग्रैब ऐप। आप ग्रैब ऐप ले सकते हैं जो कि काफ़ी चीप ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जिसके थ्रू आप काफ़ी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं।
चाहे आप बैंकॉक में हो या पटाया में हो। स्पेशली अगर आप बैंकॉक में हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ की BTS सर्विस यानी ट्रेन सर्विस, मेट्रो सर्विस आप वहाँ की यूज़ कीजिए। वो उससे भी ज़्यादा चीप है और उसकी कनेक्टिविटी ऑसम है। मतलब एयरपोर्ट, खाउसन रोड, प्रतुनम मार्केट, जितने भी मेन स्पॉट है सब जगह मेट्रो जाती है। बैंकॉक की मेट्रो को कैसे यूज़ करें उसको अगर इस बारे में अगर आपको जानना है तो इसका लिंक भी ऊपर मैंने दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह इस तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस को यूज़ किया जाता है। मैं थाईलैंड पहले भी गया हूँ जिसमें मैंने पटाया और बैंकॉक कवर किया था, लेकिन इस बार जब मैं गया था तो मेरा मेन टारगेट था कोह फंगान जाना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ही था। तो मैंने बैंकॉक में एक दिन, पटाया में एक दिन और उसके बाद सीधा मैं मूव हो गया था कोह फंगान के लिए। तो अगर आपको कोह फंगान जाना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। सपोज आप पटाया में हैं और अगर आपको कोह फंगान जाना है तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस टर्मिनल में जाना है और वहाँ पे येलो बस को आपने बुक कर लेना है। 16 घंटे की जर्नी रहती है, 2,500 करीब इसका चार्ज रहता है, सीधा आपको कोह फंगान में पहुँचा देती है। मैंने जब बुक किया तो दिक्कत क्या हुई, मैं ऑन द स्पॉट जाके बुक करने लगा बस टर्मिनल में जाके, तो मुझे ऑन द स्पॉट उसमें अवेलेबिलिटी मिली ही नहीं बसेस में, तो मेरे को 7-8 घंटे वेट करना पड़ा। लेकिन अगर आप कोह फंगान जाना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा 1 डे प्रायर आके बस टर्मिनल में वहाँ पे बस बुक कर सकते हैं नेक्स्ट डे की, ताकि इस तरह आपको बस टर्मिनल में वेट ना करना पड़े। और ये बस सर्विस काफ़ी लग्जरी थी, इसमें मील भी प्रोवाइड किया जाता है और काफ़ी रिलैक्सेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको, बड़ी विंडो मिल जाती है। मतलब कि मेरा वो एक्सपीरियंस ऑसम रहा उस येलो बस सर्विस का। इसके बाद जैसे ही आप कोह फंगान जाते हैं तो कोह फंगान में आप जिस पियर में बस छोड़ती है वहाँ से करीब 200 बाट में आपको एक फेरी मिल जाती है। राजा फेरी मैं सजेस्ट करूँगा जो सबसे बजट फ्रेंडली है वहाँ पे। राजा फेरी ले सकते हैं, 200 बाट की पड़ती है, सीधा आपको कोह फंगान आइलैंड उतार देगी। अगर आप कोह फंगान में स्टे लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैंने जिसमें स्टे लिया था द कोजी कोह फंगान था उस हॉस्टल का नाम। लेकिन हॉस्टल चाहे आप कोई सा भी ले रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत पहले से ही उसकी बुकिंग करा के रखें, क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट होता है फुल मून पार्टी का। स्पेशली मैं वो ही अटेंड करने गया था कोह फंगान, और अगर फुल मून पार्टी के इर्द गिर्द अगर आप जाके होटल बुकिंग कर रहे हो तो आपको रेट काफ़ी हाई मिल सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सपोज़ आप अप्रैल में जा रहे हैं तो जैन फेब में ही होटल की या हॉस्टल की बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपको रेट थोड़े रीज़नेबल मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, जिसमें बैंकॉक सिटी भी कवर है, पटाया भी कवर है और कोह फंगान भी। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्ट मिस हो गया है मेरे से तो आप सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरी पूरी जर्नी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऊपर पूरी प्लेलिस्ट दिख रही होगी थाईलैंड की, वो आप गो थ्रू कर लीजिए। ये 2023 में वहाँ का माहौल कैसा था और आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली किस तरह अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ये मेरी पूरी थाईलैंड की प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।